जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य से रिलेटेड हम गद्य से जो भी विधाएं हैं आपको क्रमशः उन्हें करा रहे हैं चैनल पे। और साथ ही साथ जैसे हमने नाटक विधा कंप्लीट करा लिया, अभी ये उपन्यास चल रहा है और गद्य के प्रारंभिक रूप को हमने देखा। तो अब इसके बाद इसी जो प्लेलिस्ट इसी में हम इससे प्रीवियस के जो क्वेश्चन आए हैं उनको अपडेट कर देंगे, साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी लगाते रहे। यहाँ पे सबसे पहले हम जैसे कोई भी विधा पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो उपन्यास है, तो उपन्यास के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है विद कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हम समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जो हमें की पॉइंट्स याद होने चाहिए वो इसी में साथ में इंक्लूड करेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि जब आप पीवाईक्यू लगा लेंगे तो एक एक राइटर के बहुत ढेर सारे उपन्यास हैं, तो आपको ये जानने में मदद मिलेगा किस राइटर का कौन सा जो उपन्यास वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। तो अब मैं इसी प्लेलिस्ट में पहले भी मैं पीवाईक्यू कराई हूँ, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जब आप जो भी जैसे नाटक है 5 वीडियो में लगभग कंप्लीट है, तो साथ ही आप नाटक के जितने पीवाईक्यू है इसी सीरीज के ड्यूरिंग लगा लें। तो देखिए हम उपन्यास विधा जब पढ़ते हैं, उपन्यास के संबंध में जैसे उपन्यास का फॉर्मेट क्या रहा है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसके एलिमेंट क्या है, इन्हें हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए उपन्यास जो होता है ना, उपन्यास कोई भी चीज़ है तो हमारे भारत में कहाँ से आया ये समझना जरूरी है। जैसे हमने नाटक में बताया कि नाटक विधा आपका कैसे आया, निबंध के संबंध में बताया कि निबंध कहाँ से शुरुआत हुआ। ऐसे उपन्यास जो है हमारे यहाँ पे 18वीं सदी में उपन्यास का आगमन 18वीं सदी में कहाँ से हुआ है, पश्चिम से हुआ है। ये हमें पता होना चाहिए, पश्चिम से हुआ है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि 18 सेंचुरी ये 16 सेंचुरी आसपास जब ब्रिटिशर्स का आगमन होता है, तो जब पूरे भारत पे उनका कब्जा हो जाता है, तो जो 3 प्रेसिडेंसियाँ, चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी हो, है ना, कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो, साथ ही साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, यहाँ पे उनका ही लिटरेचर का बोलबाला था। और सबसे पहले क्योंकि उनका जो बेस एरिया था वो कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल था, इसलिए आप देखेंगे जो पहला विद्वान जो है निकलता भी है तो वो बांग्ला साहित्य में ही जो है पाश्चात्य जो ये उपन्यास है उनसे इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पे, बांग्ला साहित्य पे। और बांग्ला साहित्य से ही हम देखते हैं कि अपना जो उपन्यास है धीरे धीरे यहाँ पे भारतेंदु जी का वहाँ से जाना और फिर आना, तो इस तरीके से इस क्रम में भारत में आता है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि ये पश्चिम में आया, 18 सेंचुरी में आया। और उपन्यास को जब किसी को हमें एक्सप्लेन करना हो उपन्यास का आखिर अर्थ क्या होता है, तो हमें बहुत बारीकी से पता होना चाहिए। जब हम इसका संधि विच्छेद करें या विच्छेद करें, इसका अर्थ निकालें, तो उप का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है निकट, है ना, उप का अर्थ होता है निकट। और न्यास का अर्थ क्या होता है, न्यास का अर्थ होता है थाती। इस आधार पे उपन्यास का अर्थ क्या निकलता है, वो रचना जो सामाजिक जनजीवन के बहुत निकट हो। जैसे आप सामाजिक जनजीवन के निकट कैसे पढ़ेंगे, प्रेमचंद जी को उठा के देखिए, उनका आप गबन पढ़िए, है ना, या गबन के अलावा सेवा सदन उपन्यास पढ़िए, तो हर एक चीज में समाज में जो घटित घटनाएं हैं उन जनजीवन की यथार्थता की भावभूमि पर जो है उपन्यास रचा जाता है। पहले की आदर्शात्मक दृष्टिकोण होता था, लेकिन वो आख्यायिका होते थे, वो उपन्यास नहीं होते थे। तो उपन्यास जो कि 18वीं सदी में पश्चिम से आया, उप अर्थात निकट, और इसके अलावा न्यास अर्थात थाती जो जनजीवन के ज्यादा निकट हो। अब जो सामाजिक जीवन के निकट है, इसीलिए कहते हैं कि जैसे हम कामायनी को महाकाव्य कहते हैं, एक संपूर्ण दर्शन मिलता है, ऐसे ही आधुनिक युग का महाकाव्य अगर कहना हो कि आधुनिक युग में महाकाव्य के परिप्रेक्ष्य में हमें किसे देखना चाहिए, तो देखिए जैसे हम कहानी होता है, तो कहानी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अंग दर्शा सकते हैं। अगर मान लो पूस की रात कहानी आप पढ़ रहे हो, ईदगाह कहानी पढ़ रहे हो, तो ईदगाह के माध्यम से एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक तंत्र को दिखाने का प्रयास है, एक घटना के साथ है कि ईदगाह पे जाना हुआ, कैसे हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन जब आप एक उपन्यास पढ़ते हो, गोदान पढ़ते हो, तो साथ ही समानांतर कथाओं के माध्यम से, चाहे वो आपके ग्रामीण कथा हो या शहरी कथा, और साथ ही साथ उसमें कई कहानियां आपको साथ साथ देखने को मिलता है। और एक गोदान में जैसे कि होरी के जीवन का कैसा शुरुआत रहा है, फिर अंत कैसा होता है, तो यही होता है कि जीवन को संपूर्णता में दिखाना। तो इसलिए कहते हैं कि आधुनिक युग का महाकाव्य जो है, जो सामाजिक जनजीवन के निकट है, वो क्या है, उपन्यास है।
यहाँ पे एक नाम आता है। एक तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, इस समय का जो उपन्यास है कोई भी हो, यथार्थ के ज्यादा निकट है। आख्यायिकाओं का अर्थ होता था आदर्श स्थिति से, कि कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देने का प्रयास होता था। अब आधुनिक उपन्यास के जनक में अगर आप, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर एक चीज हम कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, तो ब्रिटिशर्स में अगर कहें कि कौन है पहला ऐसा उपन्यास का जनक जिसे हम कह सकते हैं, तो नाम है डेनियल डिफो। ये डेनियल डिफो कहाँ है? ब्रिटिशर्स में है। और साथ ही साथ जो नॉवेल है, नॉवेल को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगर आप देखें कि इसी को बांग्ला में क्या कहा जाता है नॉवेल को, तो बांग्ला और हिंदी में दोनों जगह पे कहा जाता है उपन्यास ही कहते हैं। लेकिन उर्दू में अगर नॉवेल को कहने जाएंगे ना, तो उर्दू में नॉवेल को नॉवेल नहीं नॉवेल कहते हैं। मराठी में अगर आप देखें तो वही चीज मराठी में आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं? कादम्बरी कहते हैं। कादम्बरी के अलावा अगर गुजरात में देखें तो गुजरात में इसी को क्या कहते हैं? नवल कथा कहते हैं। यानी अलग अलग जगह पे देखेंगे ये जो है अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। अब एक चीज हमें ये समझ में आता है कि ठीक है, बांग्ला उपन्यास केंद्र में रहा है, तो बांग्ला साहित्य से जो पश्चिम का देन है, तो क्या सबसे पहले बांग्ला साहित्य पे उपन्यास लिखा गया? बांग्ला साहित्य पे अंग्रेजी उपन्यासकारों का प्रभाव रहा है। तो इसमें आप एक हेनरी फील्डिंग है, इनका नाम देखें, हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग, ठीक है। हेनरी फील्डिंग जो थे, इनके एक कृत था, कृत यानी इनकी रचना थी। रचना का नाम क्या था? टॉम जोन्स, है ना। ये टॉम जोन्स की तर्ज पे एक नाम आप सुनने में आता है, टेकचंद ठाकुर। टेकचंद ठाकुर, इन्होंने क्या किया? रचना का नाम है अलालेर, अलालेर घरेर दुलाल, अलालेर घरेर दुलाल, 1857। ये उपन्यास कुछ इस तरीके से था कि हेनरी फील्डिंग का, जैसे ब्रिटिशर्स थे हेनरी फील्डिंग, उन्हीं की तर्ज पे अपने यहाँ जो टेकचंद ठाकुर थे, इन्होंने अलालेर घरेर दुलाल 1857 ये उपन्यास इन्होंने रचा, जिसको ये कहा जाता है कि इसको आप अलालेर घरेर दुलेल को मान सकते हैं कि ये प्रथम बांग्ला उपन्यास है। प्रथम बांग्ला उपन्यास अलालेर घरेर दुलाल, जिसमें प्रयास टेकचंद ठाकुर जी ने किया। लेकिन जैसे कोई भी चीज होता है कि हम जैसे हर एक चीज पे आप देखते हैं कि शुक्ल जी अपने यहाँ पे मोहर लगाते हैं कि पहला तो ये होना चाहिए। मतलब अगर आप भाषा योग वशिष्ठ निरंजनी का अगर पढ़ते हैं या और भी रचना, तो वो किस पे ठप्पा लगाते हैं कि कौन सा पहला साहित्य ज्यादा मान्यता प्राप्त वही होता है। सेम चीज यहाँ पे था, अलालेर घरेर दुलेल था जरूर, लेकिन 1865 में जो रचना है उसका नाम है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी, तो ये 1865 में पहला बांग्ला, इसको क्या कहेंगे? प्रथम ये बांग्ला उपन्यास है, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी पहला बांग्ला उपन्यास है। और ये इसके, क्योंकि रचनाकार जो होंगे मौलिक उपन्यासकार के तर्ज पे, उन्हें ही पहले याद रखा जाएगा। तो बांग्ला साहित्य में जैसे हम शरद बाबू को पढ़ते हैं, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी को, ऐसे ही ख्याति प्राप्त रहे हैं बंकिम चंद्र जी। तो प्रथम बंकिम चंद्र जी के द्वारा जो दुर्गेश नंदिनी 1865 में लिखा गया, और पहला बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, और यही उपन्यास भी माना जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्या यहाँ पे भी उसी समय जो है ये जब लिखा गया 1865 में, तो क्या नॉवेल सेम वही चीज था जो पहले था? ये चीज ध्यान देना है। और हमारे यहाँ हिंदी में ये चीज कैसे आया? तो ये जब 1865 में दुर्गेश नंदिनी का बांग्ला उपन्यासकार मौलिकता का रूप ले चुका था, तो वहीं से जो उपन्यास, ये जो इसके लिए उपन्यास टर्म का यूज होना था, तो बंकिम चंद्र जी ने अपने यहाँ पे लगातार इस चीज को लोकप्रिय बनाया कि इसको उपन्यास कहा जा सकता है। और यहीं से आप देखेंगे 1873 में यही दुर्गेश नंदिनी जो है उपन्यास जो था, जो बांग्ला का मौलिक था, ये हिंदी में अनुवाद होकर आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है, उपन्यास में हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास 1882 परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का तब प्रकाशन होता है 1882, जिसको पहला मौलिक उपन्यास की संज्ञा कौन देते हैं? शुक्ल जी देते हैं। मतलब ये जर्नी शुरू हुआ था हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स की तर्ज पे टेकचंद ठाकुर का अलालेर जो है घरेर दुलेल से। फिर दुर्गेश नंदिनी को आप देखते हैं जिसको मौलिक उपन्यास का टप्पा लगता है, जो कि बंकिम चंद्र जी का है, और बंकिम चंद्र जी ही पहली बार उपन्यास टर्म का यूज करते हैं। और वही दुर्गेश नंदिनी 1873 में हिंदी में अनुवाद होता है। फिर आप 1882 में जो अपने यहाँ का मौलिक उपन्यास है, जिसको परीक्षा गुरु नाम से जाना जाता है,
वो यहाँ पे लिखा जाता है। और इस तरह हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास में हम कह सकते हैं बांग्ला और अंग्रेजी का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे 1850 पे ही भारतेंदु जी का हिंदी साहित्य में आगमन होता है, जिसे हम एक तरीके से नवजागरण काल भी समझते हैं। तो नवजागरण काल के दौरान जो ये इनकी यात्रा है जो है भारतेंदु जी की होती है। तो भारतेंदु जी का प्रयास था कि अपने यहाँ जो ये नॉवेल है, क्योंकि ये टर्म स्पेशली तो नॉवेल के ही उसमें आया, तो हमारे यहाँ पे नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद को आरूढ़ करने वाले कौन थे? वो थे भारतेंदु जी। ये प्रयास भारतेंदु जी के द्वारा किया गया और 1875 में, और 1875 में वो नाम क्या है? वो नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, ये है हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है। और इसी में क्या निकलता है? इसी में एक अपूर्ण रचना मालती नाम से लिखा जाता है। यही मालती को ये कहते हैं कि अपने आप में यही हरिश्चंद्र मैगजीन में जो निकलता है, पहली बार नॉवेल के अर्थ में यहीं पे भारतेंदु जी जो है उपन्यास टर्म का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ है। इसके बाद देखिए कि भारतेंदु ने ही सबसे पहले एक प्रयास और किया। भारतेंदु जी ने पहले ही एक प्रयास किया, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। पूर्ण प्रकाश हो गया और चंद्रप्रभा हो गया। ये इनके सामाजिक उपन्यास थे, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, जिसमें नायिका चंद्रप्रभा का बेमेल विवाह हो जाता है वृद्ध ढूंढीराज से। तो मूल उद्देश्य ये होता है कि समाज में क्या करना है, शिक्षा का समर्थन करना, और वृद्ध विवाह ये सब दोष है एक तरीके से, इन्हें दूर करना चाहिए। तो मतलब पहले उपन्यास का आपने देखा होगा, प्रेमचंद जी भी ये मान के चलते हैं कि आदर्श स्थिति हम कायम करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब लगा कि जनजीवन में कुछ बदलाव नहीं है, फिर आदर्शोन्मुख यथार्थ की जो है यात्रा हमने शुरू कर दी। तो बिल्कुल आप ये समझो कि सामाजिक श्रेणी के उपन्यास में भारतेंदु जी ने बिल्कुल यही लिखा कि हम सामाजिक रीति को कैसे दूर करें। तो ये इस तरीके से था। फिर आप देखते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है हम लोग उपन्यास का विभाजन करते हैं और उपन्यास की यात्रा अलग रूप में चल पड़ती है। तो उपन्यास में आप देखेंगे कई प्रकार के उपन्यास लिखे जाते हैं, जैसे कहानी और उपन्यास के तत्व में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है कि चरित्र चित्रण, वातावरण, देश काल, किन को ध्यान रखना, प्लॉट ध्यान रखना है। इसमें देखिए कई प्रकार के आपको उपन्यास देखने को मिलेंगे, जिसमें घटना प्रधान है, चरित्र प्रधान है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, आंचलिक है। और कहानी की जब हम तत्व की बात करते हैं तो कहानी के तत्व में हमें तत्वों को ध्यान रखना जरूरी, उसी के आधार पर किसी भी कहानी का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मान लो हमने ईदगाह कहानी ले लिया। अब ईदगाह कहानी के तत्वों में पहला है कि ईदगाह कहानी जब भी आप पढ़ेंगे उस कहानी का प्लॉट देखेंगे, कथानक कितना सुगठित कथानक है। तो कोई भी चीज़, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, सबसे पहले प्लॉट, कथानक को देखा जाता है। इसके बाद उनमें चरित्रों के बारे में देखा जाता है कि चरित्र कैसे हैं। चरित्र के बाद देश काल, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, तो ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ जगहों पे आपको विषय संरचना भी देखने को मिलता है इसमें दृष्टिकोण के आधार पे, लेकिन मूल जो तत्व है कहानी या उपन्यास के मूल तत्व में कथानक है, चरित्र है, देशकाल है, संवाद है, भाषा शैली, उद्देश्य है। प्रकार और भी होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ही मेंशन किया है। अब हम जो है इसमें, जब यहाँ तक हमने आपको कहानी के संबंध में बताया कि कहानी का सामान्य परिचय के तहत आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से आया, कैसे आया, यहाँ पे कैसे आया, कौन सा पहला है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर जब नाटक विधा पढ़ते हैं या आलोचना का या निबंध का पढ़ते हैं, तो जैसे हम निबंध या आलोचना में शुक्ल जी को आधार बना के कालखंड का विभाजन करते हैं, उसी प्रकार उपन्यास या कहानी विधा में प्रेमचंद जी का एक छत्र सम्राट के रूप में वो जाने जाते हैं। तो उनके आधार पे हम जो है पूरे कहानी की यात्रा का कालखंड विभाजन कर देते हैं। केंद्र में हम किसको रखते हैं? प्रेमचंद जी को, है ना। केंद्र में तो प्रेमचंद जी को रखते हैं। फिर प्रेमचंद जी से पूर्व की यात्रा में प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास देखते हैं। फिर प्रेमचंद जी के बाद की यात्रा में प्रेमचंदोत्तर देखते हैं। फिर जैसे ही 1947 हमारा देश आज़ाद होता है, विषय वस्तु बदलता है, समय की मांग बदलता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रेमचंदोत्तर के बाद जो और भी तरीके से उपन्यास की श्रेणियों में विभाजित होके दलित विमर्श पे, स्त्री विमर्श पे, आदिवासी विमर्श पे, मतलब जितने नए मुद्दे हो सकते हैं 1947 आफ्टर, वो स्वतंत्रोत्तर उपन्यासों की श्रेणी में देखते हैं। तो हम एक एक करके जो है उपन्यास पे बात करते हैं। महत्वपूर्ण जितने फैक्ट थे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कुछ और भी
चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें हमें देखना है। मुझे उम्मीद है कि ये जो है बहुत अच्छे से आपका कवर हो रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर साझा करें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, है ना? जितना आप करेंगे तो उतना, जैसे ही समय पे हम चीज़ें अपनी तरफ से बहुत फ़ास्ट बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको आधे घंटे में काफ़ी कुछ आपका जो है, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लें। देखिए, हमने आपको पहले ही सूचित किया कि ये अगर जो उपन्यास आधुनिक गद्य की विधाओं में एक ऐसी प्रमुख विधा है जिसका जन्म अगर देखें तो 18वीं सदी में कहाँ हुआ? पश्चिम में हुआ। अब 18वीं सेंचुरी में अगर पश्चिम में हुआ तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना उप प्लस न्यास, जिसका अर्थ है निकट प्लस थाती, जो जनजीवन के समाज के निकट हो, ये बताया। इस आधार पे उपन्यास का अर्थ है वो रचना जो जीवन के ज्यादा निकट हो, सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को क्या कहते हैं? आधुनिक का महाकाव्य कहते हैं। हिंदी में नॉवेल का अर्थ उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में हरिश्चंद्र मैगजीन में किया और उनकी अपूर्ण रचना मालती के लिए। उपन्यास को हम 3 भागों में विभक्त करके देखते हैं। प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान करके है, प्रेमचंद युग करके द्वितीय उत्थान करके, प्रेमचंदोत्तर तृतीय उत्थान करके है। अब हिंदी में प्रथम उपन्यासकार एवं प्रस्तोता के तौर पे कौन कौन से लोग हैं? तो देखिए, उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार प्रस्तोता में देखें तो जैसे ये है कि डॉक्टर गोपाल राय, है ना, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ये मानते हैं गोपाल राय जी की 1870 ईस्वी में पंडित गौरी दत्त एक उपन्यासकार हैं, उन्होंने लिखा देवरानी जेठानी की कहानी। अब इसमें हमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसका नाम दिया है कहानी, तो ये कहानी होगा, पर ऐसा नहीं है, ये कहानी नहीं है, उपन्यास है। और गोपाल राय ये प्रस्तुत करते हैं कि जो गौरी दत्त ने 1870 में लिखा है, कालक्रम की दृष्टि से देखें तो यही पहला उपन्यास है। दूसरा है विजय शंकरमल, ये कहते हैं 1877 में भागवती आया फिलौरी जी का, ये है। इसके बाद जो है शुक्ल जी का आता है, जो 1882 में परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा है। एक उद्देश्य प्रधान रचना है कि कैसे लालच से मुक्त रहना चाहिए और अगर आपके जीवन में अच्छी संगत है तो उसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर आप लोगों ने लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु नहीं पढ़ा है तो दोस्ती के आधार पे कि दोस्त कैसे होते हैं, उसमें बहुत बढ़िया इसमें उद्देश्य लिया गया है। आप इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में भी यूजीसी नेट के उपन्यासों में लगा है। इसके देखिए, अब हम विभक्त करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। तो प्रेमचंद पूर्व युग में जब विभाजन में हम देखते हैं उपन्यास तो 1877 से 1918 का कालखंड आता है और प्रेमचंद पूर्व युग में आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच और उपदेश का तत्व प्रधान था। यानी शुरुआत में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उनके आधार क्या थे, किस देश पे कौन सा उद्देश्य ध्यान में रख के लिखा जा रहा था। तो देखिए, शुरुआत में ये नहीं था कि सामाजिक यथार्थ के जनजीवन या बहुत ज़्यादा वर्तमान समय के साथ जैसे बहुत सारे विषय आ गए हैं, तो ऐसा कुछ कठिनाई नहीं था। तो उस समय एक तरीके से इनका लिखने का केंद्र होता था समाज सुधार की दृष्टि से, उपदेश देने के सार तत्व होते थे। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था कि समाज में क्या है उसको हम सामने दिखाएं। तो रोमांच और उपदेश को ध्यान में रख के ये लोग लिखते थे। तो इनमें ज़्यादातर यथार्थवादी शैली नहीं होता था, वो आख्यान, मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसे कोई भी आप जब पौराणिक कथाएं सुनते हो तो आप लास्ट में सुनते सुनते आप कथा में सुनते होंगे तो कोई आपको सीख दी जाती, कोई शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल पहले उपन्यास इसी आधार पे लिखे जाते थे, यथार्थवादी शैली, यानी जो बहुत सच हो, और जो आख्यान परक शैली का मतलब ना कि उसमें आपको एक जीवन में एक उद्देश्य दिया हो। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास देखने को मिलते हैं। यानी जब आप रोमांच और उपदेश यानी 1877 से 1918 के कालखंड में जब आप उपन्यास देखते हैं, मोटा मोटा ये देखिए कि ये समय भारतेंदु प्लस द्विवेदी का पूरा समय है और उसमें रोमांच और उपदेश है। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए, यानी भारतेंदु से लेकर द्विवेदी के कालखंड तक। अगर आप मोटा मोटा माने 1850 से 1900 का कालखंड तो भारतेंदु जी का, और सरस्वती पत्रिका के आगमन से लेकर एंडिंग पॉइंट तक सेवा सदन का आना हुआ तो तब तक आपका द्विवेदी कालखंड। द्विवेदी कालखंड में आप भारतेंदु से लेकर द्विवेदी कालखंड में आप देखते हैं या तो भारतेंदु मंडल के कवि हैं जिनसे गद्य विधाओं का आगमन हुआ, उनका लिखने का शुरुआत हुआ। उधर द्विवेदी काल में आप देखते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूरा ध्यान होता है कि किस तरीके से हम व्याकरण में शुद्धता, परिष्कार ला सकें। तो उतना ज़्यादा विषय वस्तु में उतनी विभिन्नता नहीं देखने को मिलता है जितना 1918 में जैसे ही प्रेमचंद जी का आगमन सेवा सदन के माध्यम से लेखन में होता है। फिर 36 के दौर तक आप देखो, फिर प्रगति प्रयोगशील का समय आता है तो बिल्कुल अलग अलग विषयों को टच किया जाता है।
तो क्या रहेगा, आपको क्या लगता है कि इस समय कौन सी विषय वस्तु को लिखा जाएगा? तो सुधारवादी दृष्टि से लिखा जाएगा या मनोरंजन परक उपन्यास लिखा जाएगा? तिलस्मी अय्यारी तथा जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। तो सुधारवादी हो गया, है ना, एक हो गया सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक जिसमें तिलस्मी अय्यारी जासूसी हो गया, तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास हो गया। अब आपको ये देखिए प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकारों की यहाँ पे लिस्ट दी गई है जिन्हें आपको क्रमशः ध्यान रखना है। और इसमें ऐसा है कि कोई भी छोड़ने लायक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी ना कोई एग्जाम में आ ही जाता है क्वेश्चन। तो उपन्यासकार के तौर पे पंडित गौरी दत्त है, इनका है देवरानी जेठानी की कहानी 1870, जिसको हमने देखा था किस तरीके से प्रस्तुत किया गया था। फिर ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय वामा शिक्षक 1872 में वामा शिक्षक है। फिलोरी का भाग्यवती 1877। ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन लगाने को आएगा, अगर आपको इस तरह क्रम याद है तो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो एक तो गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को कहा था। इसके पहले भी इंशाल्लाह खां का जो है शिव नारायण जी ने प्रस्ताव रखा था कि रानी केतकी की कहानी को मान लिया जाए। उसका कालखंड तो 1798 से लेकर 1803 था। इसके बाद वामा शिक्षक 72 हो गया, श्रद्धाराम फिलौरी का 77 हो गया, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 हो गया, बालकृष्ण भट्ट का 1886 1886 के अलावा इनका 79 भी रहा है। 92 में तो नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा 1 सुजान 100 अजान करके है। राधा कृष्णदास का निशा है हिंदू 1890 है। 1888 श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन जी का है। 1889 लजाराम मेहता का। तो 1889 में देखें तो धूत रसिकलाल स्वतंत्र ब्रह्मा परतंत्र लक्ष्मी आदर्श दंपति आदर्श सिंधु 1904 1914। किशोरीलाल गोस्वामी का देखें तो 1890 में लवंगलता आदर्श वाला लौंगलता व आदर्श वाला किशोरीलाल का है। 1890 ऐतिहासिक में हृदय हार्डी व आदर्श रमणी करके है। लीलावती व आदर्श सती करके 1901 और तारा 1902, राजकुमारी 1902, चपला व नव्य समाज 1903 ईस्वी सामाजिक, कनक कुसुम व मस्तानी 1903 ऐतिहासिक है। सुल्ताना रजिया बेगम और रंग महल में हलाल 1905 ईस्वी, तरुण तपस्वनी करके है सामाजिक करके है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्रम से जितने भी उपन्यास हैं उनको हमने देखा कि कौन कौन से उपन्यास है। अब यहाँ पे कुछ और उपन्यासों के नाम दिए गए, जैसे कुटीर वासनी। कुटीर वासनी 1906 ईस्वी, पुनर्जन्म व सौतिया डाह करके है 1907, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909, अंगूठी का नगीना 1918, लखनऊ की कब्र व शाही महसरा ऐतिहासिक 1918। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी उपन्यास को बता रहे हैं वो सारे जरूरी हैं। इसको आप कैसे अलग कर पाएंगे बाई के पर तभी कर पाएंगे जब आप PYQ लगाएंगे। अब जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक स्टडी में है। 1899 1960 ठेठ इंडी का ठाठ अधकिला फूल। इसके बाद ऐतिहासिक सामाजिक में आप ब्रजनंदन सहाय का देखें तो ब्रजनंदन सहाय का राजेंद्र मालती अद्भुत प्रायश्चित, सौंदर्य उपासक का रड़ेवाला लालचीन राधाकांत 1906 में, राजेंद्र मालती अद्भुत प्रायश्चित भी 6, सौंदर्य उपासक 1912, अरणेवाला 15, 1916 लालचीन, 1918 राधाकांत का। मनन द्विवेदी 1917, इनका मनन द्विवेदी जी का रामलाल है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का वन जीवन व प्रेम लहरी करके 1916 है। गंगा प्रसाद गुप्त का 1902 ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक श्रेणी में आप देखो पृथ्वीराज चौहान 1902, कुंवर सिंह सेनापति 3, हमीर 1902, लक्ष्मी देवी 1910, श्याम जयराम दास गुप्त का। ऐतिहासिक श्रेणी में देखें तो जयराम दास गुप्त जो है इनका है कश्मीर पतन, माया रानी, नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह 1908, कलावती 1909, राम नरेश त्रिपाठी वीरांगना 1911, मधुरा प्रसाद शर्मा, नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905, मिश्र बंधु वीरमणि 1917, श्याम सुंदर वैद्य पंजाब पतन करके, कृष्ण प्रसाद सिंह वीर चूड़ामणि, भुवनेश्वर मिश्र घराऊ घटना, बलवंत भूमिहार 1894 और 1896, राधाचरण गोस्वामी का सौदामिनी 1891, कुंवर हनुमंत सिंह का चंद्रकला 1893, जैनेन्द्र किशोर का गुलेनार 1907, अवध किशोर का भी माता 1916, देवकी नंदन खत्री का देखें तो चंद्रकांता नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र, चंद्रकांता 1888 1893, नरेंद्र मोहिनी 1895 वीरेंद्र वीर। इसके बाद चंद्रकांता संतति 1896 ईस्वी, कुसुम कुमारी 99, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 5, भूतनाथ 1907, गुप्त गोदना 13। गोपाल राम गैमरी का देखें तो इनका कौन सा है, गोपाल राम गैमरी का अद्भुत लाश 96। और इसके बाद आप देखो गोपाल राम गैमरी का अद्भुत लाश 96 में, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश
खूनी कौन 1900, बेगुनाह का खून 1900, जासूस की भूल 1901, अद्भुत खून 1902। प्रेमचंद जो पूर्व उपन्यास उनकी विषय वस्तु में देखें तो देवरानी जेठानी की कहानी स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। यानी देवरानी जेठानी की कहानी जो है क्यों लिखा गया था? देवरानी जेठानी की कहानी स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म के लिए लिखा गया। स्त्री शिक्षा के साथ साथ ये उपन्यास 19वीं सदी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। वामा शिक्षक हमने देखा। वामा शिक्षक उपन्यास में क्या है? वामा शिक्षक उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। उपन्यास का पात्र मथुरा दास बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय का विरोधी है। तो यानी वामा शिक्षक जो उपन्यास उसका विषय वस्तु क्या है? वामा शिक्षक उपन्यास में ढाई गांव का जमींदार है, वो लाला भगवान दास के परिवार की कथा प्रस्तुत है। इस उपन्यास का पात्र जो है वो मथुरा दास बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अपव्यय का विरोधी, यानी बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है। इसके बाद देखें श्रद्धाराम फिलौरी। श्रद्धाराम फिलौरी का जो कृति है भागीरथी। श्रद्धाराम फिलौरी कृत भागीरथी में स्त्री शिक्षा मुख्य विषय है, जिसके साथ मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण है। आगे उपन्यास का नाम ब्रजरत्न दास के नाम इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से उपन्यास लिखना शुरू किया, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ। तो ब्रजरत्न दास के अनुसार कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस शीर्षक से लिखा। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा है। तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास का नाम रहस्य कथा। रहस्य कथा में क्या है? अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास से शुरू होता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान 1 सुजान हिंदी का पहला चरित्र प्रधान। तो हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है? 100 अजान 1 सुजान। नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। इसमें विनायक राव नाम का बालक केंद्रीय पात्र है, जो नूतन ब्रह्मचारी और सहृदय है उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज नहीं था। उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। तो हर एक उपन्यास की विषय वस्तु उसका समय क्या है ये हमें देखने को मिल रहा है। जैसे नूतन ब्रह्मचारी है, इसकी ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। यानी जो ये है विषय वस्तु नूतन ब्रह्मचारी का ऐतिहासिक कथा वस्तु, उसके आधार पर गोपाल राय ने क्या माना है कि जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा ये इनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास है और ये उपन्यासकार के तौर पे है। दूसरा देखें तो गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निशाय हिंदू। तो गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्ण दास द्वारा जो रचित निशाय हिंदू है वो हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुस्लिम समाज का अंकन जो है पहला ऐसा उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन है, राधा कृष्ण दास ने लिखा निशाय हिंदू। निशाय हिंदू मतलब नाम से ही निशाय हिंदू गोवध निवारण को लेके। और निशाय हिंदू उपन्यास में नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के तथा निर्माण कथाओं के ऊपर संक्रमण को भी दिखाया गया है। किशोरीलाल गोस्वामी। देखिए, किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। यानी आप किशोरीलाल गोस्वामी को देखें तो हिंदी में कोई ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की परंपरा का जन्मदाता माना जाता है तो किशोरीलाल गोस्वामी को ऐतिहासिक उपन्यास में। किशोरीलाल गोस्वामी कृत हृदय हारडी इनका हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास भी है। तो एक तो किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी में पहला ऐतिहासिक उपन्यास के किशोरीलाल गोस्वामी कृत हृदय हारडी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना स्वर्गीय कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? स्वर्गीय कुसुम कुमारी। हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक अन्य नाम देवबाला भी है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है। तो हरिऔध की कृत ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला अनमेल विवाह पे। इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है।
तो जो देवबाला है मेल विवाह को लेके ये है। कुंवर हनुमान सिंह की चंद्रकला हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बाला शोषण का अंकन है। तो कुंवर हनुमान चंद्रकला। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? देवकीनंदन खत्री को। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता द्वारा रचित भूतनाथ उपन्यास के शेष भाग पूरे किए। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो एक बहुत ही सेंसेशन था इनका गोपाल राम गहमरी जी का कि जासूसी उपन्यास जो है, आप देखो उस समय का डिमांड अलग है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से फैंटेसी में लोग बिलीव कर रहे हैं, आदर्श में बिलीव कर रहे हैं, जो कि अब के उपन्यास में लोगों को वो नहीं चाहिए। तो जासूसी उपन्यास चल रहा है गहमरी जी का। चंद्रकांता का पार्ट 1 पार्ट 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय के समाज का यही डिमांड था। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहते हैं। तो किसको हिंदी का कानन डायल कहते हैं? गोपाल राय गहमरी जी को। तो इस तरीके से हमने प्रेमचंद जी से पूर्व के जितने भी महत्वपूर्ण रहे हैं, यानी प्रथम उपन्यासकार प्रस्तुत था, जो भी महत्वपूर्ण है 3 प्रकार की सुधारवादी दृष्टि, मनोरंजन परक या ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में कौन से महत्वपूर्ण रहे हैं, और कुछ उपन्यास जो हैं उनके जो कथानक इम्पोर्टेंट रहे, हमने थोड़े बहुत कथानक पे भी बात की है। इस तरीके से हमने 1918 के पूर्व यानी 1850 से लेके 1918 तक की जर्नी को तय कर लिया, यानी भारतेंदु से लेकर द्विवेदी तक। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा प्रेमचंद युग के उपन्यास पे केंद्रित होगा, और हम देखेंगे प्रेमचंद जी से उस समय प्रेमचंद युग के संबंध में कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आप प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करते रहिए। टू द पॉइंट चीज़ें हैं, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो निसंदेह हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये वीडियोस क्रमशः आपके बीच आता रहे। धन्यवाद।